So students, now we will continue with the type number 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने टाइप नंबर 6 शुरू किया था वर्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ हमने कुछ वर्डिंग क्वेश्चन देखे हैं पॉपुलेशन बेस पर, बैक्टीरिया बेस पर, एसिड्स या मनी बेस पर। वैसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम फिजिक्स के कुछ लॉस पर भी आते हैं, जो फिजिक्स के लॉ आपके स्टडी में जाते हैं। एक जो लॉ होता है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में पढ़ते हो, करेक्ट। उसमें हाफ लाइफ पीरियड के बेस पर भी क्वेश्चन जाते हैं। और एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो पहले वाले सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और रेडिएशन का पार्ट था। तो ये फिजिक्स के लॉस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा है बेटा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हमने थोड़ा सा लॉ का कंसेप्ट बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा दे के रखा है, क्योंकि इनमें लॉज में लगाते वक्त तरीका तो वही है, सॉल्व करने का मेथड नहीं बदलने वाला। जो हमने आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन लिख के दी है 8 स्टेप की वर्ड प्रॉब्लम की, स्टेप आपकी वही रहने वाली है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे वो माइनस साइन क्यों लगता है और नोटेशन हम किसको लेते हैं, है ना, किसको x बोलते हैं, dx by dt क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पहले बेसिक में एक्सप्लेन करके दिया है। तो बेटा हमने यहाँ पर पहले कुछ लॉस को, जो 2 लॉ हमारे पास स्पेशली आते हैं, है ना, ध्यान देना है। वर्ड प्रॉब्लम आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं पे आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना है। क्या लिखा बेटा हमने? सबसे पहले लिखा रेडियो एक्टिव डिके लॉ। देखो ऊपर हेडिंग दिख रहा होगा, टाइप नंबर 6 की कहानी चालू है, वर्ड प्रॉब्लम से चालू है। टाइप नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट टाइप के आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एक्स्ट्रा वाले। हाँ, तो उसमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ के क्वेश्चन आपको आएंगे। रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या बोलता है? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ चुके हो आप डिके लॉस के अंदर कि जो हमारा सब्सटेंस है, यूरेनियम, थोरियम, ये जितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट, मतलब घटते जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिके होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में जाता है, वो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, है ना, किसी सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होने का रेट, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होने का रेट। अगर मैं सब्सटेंस को x मान लूँ उस टाइम के, तो रेट क्या होगा, dx by dt, ठीक है। ये वो लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो मैंने अभी जैसे बोला ना, अगर मैं सब्सटेंस को x मानूं तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, dx by dt। तो स्टेटमेंट वही बोलता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो स्टेटमेंट तो वैसा ही है। तो प्रोपोर्शनलिटी में हमने वही लगाया, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमने यहाँ एक्सप्लेन भी करके दिया है व्हाट इज x। x को हम क्या मान रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट था, एंड व्हाट इज dx by dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेकिन होता क्या है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब इक्वल टू और कांस्टेंट डालते हैं तो k में सिर्फ ओनली k नहीं आता, कौन आता है, माइनस। वो माइनस साइन क्या दिखाता है, पता है, माइनस साइन दिखाता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सब्सटेंस क्या होगा, घटेगा, डिकेज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स के लॉ में भी देखा है। मान लिया ये प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा सब्सटेंस उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बट बेटा डायरेक्ट होने के बावजूद भी टाइम के साथ एक क्वांटिटी क्या होती जाती है, घटते जाती है। तो आपका सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है, इसलिए यहाँ माइनस के आता है। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, है ना, रेडियो एक्टिव डिके लॉ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया के अंदर। फिर भी आपके लिए यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करके रखा है और यही समझाया कि यहाँ आप सेम तरह का पैटर्न जो हम लोग पहले वर्ड में लगाया वही लगाने वाले, उसी तरह से लिख के रखा है। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को x बोला, रेट को dx by dt बोला, सब कुछ वैसा ही लिया, सिर्फ यहाँ माइनस के आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि आपका सब्सटेंस जो हो रहा है वो डिके हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब उसमें ही मैं आपको एक और नोट मैंने उसी के लिए पढ़ी है, वो रेडियो एक्टिव में कभी कभी हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड पता है क्या होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है या रिड्यूस हो जाता है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। अगर हाफ लाइफ पे आए तो मतलब मान लो इनिशियल में 100 ग्राम का सब्सटेंस होगा, तो ये 100 ग्राम का सब्सटेंस
ओरिजिनल मास 100 ग्राम जब आधा हो जाएगा, और वो जितने दिन में आधा हो, जितने टाइम में आधा हो, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मान लो आज आपने 100 ग्राम का रखा था, टाइम इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 50 ग्राम होगी, 7 दिनों में ही होगी, डेज में या आवर्स में। तो ये 50 ग्राम जब आधा हो गया सब्सटेंस, उसके लगने वाले टाइम को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। जब हाफ लाइफ पीरियड में आएगा तो सेकेंड कंडीशन गायब होती है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि सब्सटेंस हाफ हो रहा है। तो हाफ लाइफ पीरियड में समझना है कि मास क्या हो जाता है? आधा इनिशियल के। ठीक है, तो ये बैक टू बैक क्वेश्चन ऐसे हम लेने ही वाले हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन इनलैश करके रखा है रेडियो एक्टिव डीके लॉ का, उसके बाद हाफ लाइफ का भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। साथ में बेटा और एक कंसेप्ट हमने यहाँ लिख के रखा है विच इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? जो अभी हम जानते हैं और अभी तो हम अच्छे समझ सकते हैं क्योंकि अभी विंटर सीजन चालू है। आपको पता है कि अगर आपने कोई पानी गर्म किया है ना, पानी मान लो गर्म किया नहाने के लिए, पीने के लिए, वाटर रेट में भी, वो पानी आप जस्ट गर्म करने के बाद वैसा ही रख दीजिए बर्तन में, क्या होगा? धीरे धीरे ऑटोमेटिक पानी क्या होगा? ठंडा होगा। और देखो अभी फास्टली ठंडा होगा वो, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का वेदर क्या है? ज़्यादा कूल है, बरोबर है। तो दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर बात आती है रेट ऑफ कूलिंग वाली। यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग वाली मतलब कोई भी सब्सटेंस सराउंडिंग के हिसाब से ठंडा होते जाएगा, कूल होते जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। किसके हिसाब से? सराउंडिंग के हिसाब से। अभी सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है तो पानी फट अपना टेम्परेचर डाउन करेगा। वही धूपकाले की बात करते हो तो पानी को ठंडा होने के लिए क्या लगता है? वक्त लगता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो यही रेट ऑफ कूलिंग यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आता है। थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट आपको समझाया कि क्या है। और देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? यही स्टेटमेंट जो हमने आपको बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ हीटेड बॉडी। कोई भी हीटेड बॉडी है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग धीरे धीरे वो ठंडा होने वाला है ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में आप देख रहे हो। इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ये किसके प्रोपोर्शन में चलता है? ये चलता है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दैट ओरिजिनल बॉडी, वो बॉडी ऑलरेडी कितने डिग्री पे है, कितने टेम्परेचर पे है, एंड दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम मतलब बाजू वाला मीडियम, हम जिस रूम में उसको रखे हैं वो रूम टेम्परेचर, जिस जगह पे उसको रखे सराउंडिंग में रखे उसका टेम्परेचर, उनका क्या होता है? डिफरेंस। क्योंकि जितनी सराउंडिंग ठंडी होगी उतना वो सब्सटेंस ज़्यादा ठंडा होगा। मतलब मान लो एक सिंपल और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाय लिया आपने अच्छी गरम उस चाय को आप एक हीटेड रूम में रख रहे हो, है ना, जहाँ पर ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है, तो चाय को ठंडा होने को वक्त लगेगा। लेकिन वही उस चाय को लेके एक अच्छे एसी वाले कूलिंग जोन में रख रहे हो तो चाय फटाफट क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा? काफ़ी कूल होगा। तो ये रेट ऑफ कूलिंग की बात है। तो सुनो बेटा, हमने यहाँ इनिशियलाइजेशन भी समझा के रखा आपको। मान लो हम थीटा मान रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर को मान रहे हैं थीटा, और हम क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ कि ये जो थीटा है ये क्या होता है? घटता है, रेट ऑफ कूलिंग, है ना, डी थीटा बाई डी टी। तो देखो इनिशियलाइज के क्लियर करो, थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी बोला, और सर ये घटता किसके साथ है? सराउंडिंग के साथ। तो थीटा जीरो विद द टेम्परेचर हमने लिया सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जिस जगह पर आपने रखा है, जिस रूम में आपने रखा है उस रूम का टेम्परेचर। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसको लगता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या है? तो सीधा बताया था उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग दैट इज डी थीटा बाय डी टी। ये क्या होता है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द, बट प्रोपोर्शनल किसका होता है? डिफरेंस के साथ। किसका डिफरेंस? टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ओरिजिनल टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो बॉडी का ओरिजिनल टेम्परेचर कितना बोल के रखा है बेटा? हमने थीटा लेके रखा है। थीटा भी टेम्परेचर ऑफ बॉडी और थीटा जीरो क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस क्या होगा? थीटा जीरो होगा। अगेन आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वल टू और मास में कांस्टेंट तो आने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा माइनस। वो माइनस साइन वही दिखाता है कि सब्सटेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट जो क्या हो रहा है? कूल, है ना। थीटा टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जैसे यहाँ निगेटिव साइन सब्सटेंस डिके के लिए है, वैसे यहाँ भी टेम्परेचर टाइम के साथ हिसाब से क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ये रेट ऑफ कूलिंग में भी माइनस साइन उसी के लिए आता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये हमने थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे के रखा है, फिजिक्स का जो कंसेप्ट था वो समझाया है। और अभी चलो बढ़ते हैं
इन्हीं के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेने हैं इन्हीं टॉपिक बेस पर, और जहाँ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अभी इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है पहले कंसेप्ट से, रेडियो एक्टिव डीके लॉस। देखो यहाँ लिखा है the rate of decay of certain substance is directly proportional to amount of substance present at that time। देखो बिल्कुल वैसे से स्टेटमेंट आया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, आया बिल्कुल वैसा ही वर्डिंग। तो आपको पता है उस केस में हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कितना लेते हैं बेटा, x, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना लेते हैं, dx/dt। चलो हमारा आंसर शुरू करते हैं, बाकी धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे क्या है करके। तो ध्यान दीजिए, शुरू हो रहा है बेटा आपका आंसर। आपको पता है सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है, तो लेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेट द amount of substance present, जितना वहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट है b, उसको बोल देते हैं x। सो इसलिए therefore the rate of disintegration ऑब्लिक रेट ऑफ डीके है ना, b, रेट ऑफ डी कितना बनेगा बेटा, रेट ऑफ डीके बनेगा dx/dt। यही सेम नोटेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके dx/dt, क्योंकि खुद स्टेटमेंट में लिखा है कि रेट ऑफ डीके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ में प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो चलो आपको पता है हमारे मेथड ऑफ सॉल्यूशन की स्टेप क्या है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं गिवन कंडीशन का। तो ध्यान दीजिए यहाँ कंडीशन भी वही आई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या बोल रही है, सेम आपके सामने, रेट ऑफ डीके, रेट को कितना बोला बेटा, dx/dt, रेट को बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट दैट इज x। सेम हमने यहाँ पर आपको समझाया था कि रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सेम वर्ड लिख के आया है। अब क्योंकि ये डीके का है क्वेश्चन, तो ये भूलना नहीं है कि इक्वल टू और कांस्टेंट, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यही भूलना नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल टू और के साथ कौन आएगा, माइनस, और उस माइनस का आपको जवाब बताना है हम माइनस क्यों डाल रहे हैं, है ना। वेयर वापस बता दीजिए, क्लैरिटी रखिए, वेयर नेगेटिव साइन indicates that सब्सटेंस डीकेज। ये क्लियर कर लीजिए, मतलब हमें भी पता रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और लिखने के दौरान भी कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगा कि निगेटिव साइन क्यों डाला, सामने चेक करने वाले बंदे के लिए भी इजी होगा। चलिए, तो इस तरह से हमारी बनी कंडीशन, तो उसी के लिए इतना कंसेप्ट लिखा गया था। बाकी मेथड्स हमें पता है क्या करते बेटा, इसके बाद में वेरिएबल क्या करते हैं, सेपरेट, ठीक है, और बनाते हैं जनरल इक्वेशन। चलो x आएगा बेटा x के पास, और माइनस के, और x को लिया x के पास, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया, और इंटू dt। इसके बाद क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट करने जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, माइनस के निकलेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1dt, एंड इस तरह से 1/x का आंसर log x, और माइनस के इंटू t प्लस बन जाएगा c। तो इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन आती है ना, जो हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है उसी तरीके से। और इस इक्वेशन को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन। देखो लिखा है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, देयर आर 27 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। स्टार्टिंग में कितना था बेटा, 27 ग्राम, फुल स्टॉप दे के रखा है। चलो फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं और सी निकालते हैं। तो अभी आ रही है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन आपके सामने आ रही है।
और फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है इनिशियली मतलब टाइम जब 0 था तो सब्सटेंस कितना है बेटा 27 ग्राम। चलो इधर में डाल देते हैं, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक टाइम की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या x की जगह 27, दैट मीन्स c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि टाइम 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 बचेगा ओनली c की वैल्यू मिलेगी log ऑफ 27। ठीक है, क्लियर। फिर ये log 27 वापस यहाँ डाल देते हैं और एक नया इक्वेशन निकालते हैं, पुट c इज इक्वल टू log 27, वापस आपके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं और विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बढ़ रहे हैं log ऑफ x माइनस के टी बेटा आपके सामने पड़ा है और प्लस c की वैल्यू log 27, log इधर आएगा log a माइनस log b, फट से लगा दीजिए, पता है प्रॉपर्टी कैसे लगती है, प्लस वाला इधर आएगा माइनस log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b, डोंट वेस्ट द टाइम और फटाफट प्रॉपर्टी लगा दीजिए और इस तरह से आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद और आगे चलते हैं, क्योंकि देखो हमारा एक वेरिएबल गायब हुआ है अभी c, अभी भी आपके पास x, k और t तीन बचे हैं, अभी ये k गायब होगा तब जाके k और t में x और t में से कुछ तो भी दिया होगा। चलो बढ़ते, सेकंड कंडीशन क्या दिया, देखो यहाँ क्या बोला सेकंड, 3 आवर्स लेटर, 3 घंटे के बाद, है ना। जैसे ये टाइम यहाँ पर, इसका मतलब टाइम आर में है, तो पहला टाइम आपका 0 आवर्स था, यूनिट भी डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला टाइम था 0 आवर्स, याद रखिएगा। हाँ, 3 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 80 ग्राम्स आर लेफ्ट। देखो 3 घंटे के बाद 27 का 8 ग्राम हो गया, सब्सटेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम बढ़ने के साथ सब्सटेंस घट रहा है। अकॉर्डिंग टू, चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन आपको बोल रहा है कि 3 घंटे के बाद जब टाइम हो रहा है 3 आवर्स, तो आपके पास जो सब्सटेंस बचता है वो बचता है जस्ट 8 ग्राम्स, 8 ग्राम्स का प्रेजेंट। चलिए इसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं और कोई एक नया के कांस्टेंट ढूंढते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x की जगह बेटा आ जाएगा 8, x की जगह 8/27 और माइनस के इंटू टाइम की वैल्यू है 3, तो देखो आपका माइनस के निकल जाएगा, इंटू वाला 3 नंबर इधर अपॉन में, दैट मीन्स 1/3 टाइम्स, तो माइनस के की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 3 यहाँ आया अपॉन में 1/3 टाइम्स log ऑफ 8/27। मैंने डायरेक्ट माइनस के का ही वैल्यू ढूंढा, मैंने निगेटिव का टेंशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर अभी ये के हम लोग यहाँ डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में खुद इक्वेशन को माइनस के लगा, सीधा माइनस का वैल्यू मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, सीधा माइनस का वैल्यू। तो अभी हम पुट करते हैं k इज इक्वल टू माइनस के इक्वल टू माइनस के की वैल्यू, निगेटिव के की वैल्यू, पुट माइनस के की जगह डाल देते हैं 1/3 इंटू लॉग ऑफ 8/27 इन इक्वेशन नंबर 2 और एक नई इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ मिलेगा log ऑफ x/27 माइनस के की जगह 1/3 log 8/27 इंटू बचा बेटा t। तो ये आई हमारी एक नई इक्वेशन जनरल और पर्टिकुलर के बाद, और जहाँ से हमें अभी लास्ट स्टेप लगानी है और क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो k का वैल्यू हमें इस तरह से मिल चुका है। अभी हम आगे चलते हैं, फाइनल आंसर निकालने की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप अब किया, देखो फाइंड द अमाउंट, ये देखो यहाँ निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट निकालना है लेफ्ट आफ्टर अनादर वन मोर, एक और घंटे के बाद। कितने घंटे में आ चुके थे, 3, एक और घंटा एक्स्ट्रा होगा, मतलब टोटल मिला के 4 आवर्स की बात चालू है। ठीक है, टोटल मिला के 4 आवर्स की बात चालू है, आफ्टर अनादर 1 मोर आवर की बात चालू है। तो बढ़ते हैं, है ना, ये लास्ट कंडीशन जहाँ से हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। तीसरा कंडीशन लगाते हैं, हमें बोला है फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फाइंड आउट कर लीजिए x,
जब आपका टाइम 1 मोर आर है ना, चलो टाइम हम हर बार पहले लिखते आए तो हम एक काम कर रहे हैं, टाइम को ही पहले लिख देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। टाइम जो है 1 मोर आर, 3 घंटे पहले हो चुके हैं, 3 + 1 टाइम कितना बनेगा बेटा 4 आवर्स। 4 आवर्स के वक्त सब्सटेंस कितना बचेगा, तो x = टू फाइंड आउट। चलो इसे यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और कैलकुलेशन निकाल के आंसर ख़त्म कर देते हैं। log ऑफ x/27 इट इज़ 1/3 इंटू log ऑफ 8/27 और टाइम आ गया बेटा 4। याद करो ये 4 नंबर है और ये 1/3 भी नंबर है, ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये बनेगा log ऑफ 8/27 इज इक्वल टू 4/3 इंटू log ऑफ 8/27 लाइक दिस। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी लगाइए, b log a log ऑफ a टू द पावर b, पावर में जम कर लेगा वो, क्योंकि हमें x निकालना है, यहाँ पर का x निकालना है, तो x निकालने के लिए यहाँ पर x निकालना है तो उसके लिए log हटाना पड़ेगा, क्योंकि x को log ने पकड़ के रखा है। log ऑफ x/27 ये ऊपर चला गया, log ऑफ 8/27 टू द पावर 4/3, इस तरह से यहाँ पर ये बन गया। तो आपका log दोनों साइड का हो गया कैंसिल। अभी हमें निकालना है 8/27 का पावर 4/3। तो अभी फाइनल स्टेप हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फाइनल स्टेप में x/27 बेटा इसको समझना है, 8/27 का पावर 4/3, 4/3 मीन्स क्या, कंप्लीट पावर 4 है, अपॉन 3 मतलब रूट है, तो पहले क्यूब रूट ले लीजिए और उसका पावर बाद में क्या करना है 4। ठीक है, तो इफ़ यू गो फॉर टेकिंग क्यूब रूट, समझना है 4/3, क्योंकि आपको पता है कि अगर x के ऊपर क्यूब रूट डालते हैं तो क्यूब रूट का मतलब पावर होता है 1/3, जो फ्रैक्शनल पावर है ना वो रूट वाला होता है, और उसके ऊपर देखो यहाँ 1/3 नहीं है, x का पावर हमारा 4/3 है, 4 के कंप्लीट नंबर से x का पावर 4, ये उसका 4 पावर बन जाएगा, है ना। तो वो नंबर कैसा है मुझे वो बताना है। ये पावर 4/3 मीन्स क्या है, मान लो किसी नंबर पे पावर 4 चढ़ा उसका क्यूब रूट, तो 4 टू द पावर 1/3 दैट इज 4/3। तो पहले आपको 1/3 क्यूब रूट लेना है, 8/27 का क्यूब रूट आएगा बेटा आपका 2/3, 8 का क्यूब रूट आपका 2, 27 का क्यूब रूट आपका 3, और इसका पावर परफॉर्म करना पड़ेगा 4। ठीक है, सो इट विल बिकम्स x/27 इज इक्वल, अभी 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 और 3 का पावर 4 करेंगे तो 81। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, वहीं पर डिवीजन आपका हो रहा है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखो 27 3 इट विल बी 81, तो x की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। चलो टेबल बोल देते हैं, 3 5 15 एंड बचेगा 1, सामने लगेगा 0 तो 10 हो जाएगा, 3 3 9, अगेन 1 0 3 3 9, तो ये 5.333 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। और देखो आपका सब्सटेंस और घट गया, पहले 0R जब आपने रखा था सब्सटेंस वो था आपका 27 ग्राम, 3 घंटे के बाद सब्सटेंस आपका आपके सामने था 8 ग्राम, 3 के बाद और 1 घंटा बढ़ गया तो आपके सब्सटेंस की वैल्यू हो गई 5.33 ग्राम। सिर्फ ये कैलकुलेशन थोड़ा समझना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन में डिस्कम्फर्ट नहीं लाना है। हमने आपको बार बार फ्रैक्शनल पावर जब भी अपॉन वाला पावर दिखे वो रूट का होता है और पूरा दिखे तो कंप्लीट पावर होता है। ठीक है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास वहाँ जो नंबर है 8/27 का पावर 4/3 है, तो ये 1/3 मतलब क्यूब रूट और ये 4 मतलब कंप्लीट पावर। तो हमने पहले 1/3 लिया, उसका क्यूब रूट लिया जो आया 2/3 और उसके बाद में उसका पावर हमने लिया 4, तो पावर 4 निकाला और तब जाके हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है क्लोज। अभी बढ़ेंगे हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन पे, ऑन बेस्ड ऑन हाफ लाइफ पीरियड पे। जो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा, जो टॉपिक आपको लिखा के दिया था,
रेडियो एक्टिव डीके लॉ और हाफ लाइफ पीरियड बेस्ड कंसेप्ट और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक क्वेश्चन हमने लिया। उसी में अभी और दो क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं जहां हाफ लाइफ को भी कवर किया हम लोगों ने और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन को भी कवर कर दिया है। ठीक है, तो देखो थोड़ा ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगेन देखो क्या बोला है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 डे। सर हाफ लाइफ शुरू हुआ, हाँ, लेकिन ऊपर वर्ड को क्या आया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बोलोगे यहाँ तो बताया नहीं ना कि वो रेट ऑफ डीके हो गया। अरे रेडियो एक्टिव क्या होता है, डीके ही होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑलवेज क्या होता है, डिसइंटीग्रेट। इसलिए तो हमने आपको कंसेप्ट में लिख के दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑलवेज डीके होता है। उन्होंने क्या कर दिया ना, हाफ लाइफ दे दिया 6 दिन की, और फिर वो बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ 600 ग्राम इज केप्ट इन स्टोर। जो फर्स्ट डे था, पहले दिन कितना रखा उन्होंने, 600 ग्राम। मतलब जब टाइम होगा आपका 0 डेज तब रखा 600 ग्राम, और वो हाफ हो जा रहा है। हाफ मतलब क्या, 600 का आधा मतलब 300 ग्राम हो रहा है 6 दिन में। तो फिर आपको बोल रहे हैं फाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बताओ ऐसे करते करते घट्टे 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 कम होते होते 24 डेज के बाद कितना बचा रहेगा, 24 दिनों के बाद कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट होगा, वहां पे कितना बचा हुआ सब्सटेंस होगा, वो हमें निकालना है। तो बात तो यहां से क्लियर हो जा रही है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए जैसे हमने देखा नोटेशन में हम क्या लिखते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम लोग बोल देते हैं x, एंड देयरफॉर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही होता है डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑब्लिक डीके, डीके के रेट को हम लिख देते हैं dx अपॉन dt, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अभी हमने नोटिफिकेशन लिया। सो देयरफॉर इसको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है हमारी रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बेस पर, उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहली स्टेप हमारी वही है कि जो दी हुई कंडीशन है उससे इक्वेशन बनाना है। तो क्या बोला यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके हो रहा है, तो डीके का कंसेप्ट क्या होता है पता है कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उतना ज्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है। तो dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, x के साथ, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और हमें इतना याद रखना है कि हम यहाँ पर ऑलवेज क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इक्वल टू डालते हैं, वी ऑलवेज यूज माइनस साइन। ठीक है, इसके बाद की स्टेप इसके साइड में परफॉर्म कर रहा हूं सो दैट हमें लिखने के लिए प्रॉपर जगह मिले। इसके बाद पता है आपको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब x जाएगा x के पास, t जाएगा t के पास। तो देखो क्या होगा, x जाएगा x के पास, t जाएगा t के पास, तो इट बिकम्स dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt। और उसके बाद इसके हम लोग करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन की स्टेप दिखाते हैं। इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा 1/x इंटू dx का, और इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा के माइनस के कांस्टेंट बाहर निकलेगा 1 dt का। तो इस तरह से फाइनलाइज इंटीग्रेट करने के बाद 1/x का आंसर आपका बनेगा बेटा log x, और माइनस के इंटू 1 dt का बनेगा t प्लस c। तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ये बनेगी जो इसके पहले ही बनी थी, log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और जो हमारा होता है जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी जनरल सॉल्यूशन है। अभी हम स्टेप्स लगाते चलते हैं और एक एक चीजों को गायब करते चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग 4 वेरिएबल x, k, t एंड c। एक एक करके चीजें गायब होते जाएगी। इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले सी हटेगा जो आपने पढ़ा है। तो इनिशियल मतलब क्या, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, देयरफॉर यहां आ रही है आपके सामने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हम अभी फर्स्ट कंडीशन को लगाते हैं
व्हाट विल बी द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन आपको बोलता है कि देखो यहाँ लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ 600 ग्राम इज प्लेस्ड इन स्टोर। स्टार्टिंग डे में आपने कितना अमाउंट रखा था? आपने रखा था 600 ग्राम। एन अमाउंट ऑफ 600 ग्राम इज प्लेस्ड इन अ स्टोर। आपने अमाउंट रखा है 600 ग्राम जब टाइम कितना है बेटा? टाइम है 0 डेज का। टाइम की वैल्यू है 0 डेज, तब आपने स्टार्टिंग ऑफ द डे में रखा है 600 ग्राम का सब्सटेंस। चलो इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं और इससे सी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ वी मूव ऑन, तो मुझे मिलेगा log ऑफ x। x मतलब हमारे पास है 600, टाइम की वैल्यू 0 प्लस c, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 600 इज इक्वल टाइम की वैल्यू 0 इज इक्वल टू c। दैट मीन्स हमें मिली c की वैल्यू log 600। ये log 600 वापस हमारे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं और ढूंढ लेते हैं हम लोग यहाँ से अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो विल गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यू, पुट c is equal to log of 600 in equation number 1 and we will get the new equation। देखो यहाँ log x अपनी जगह जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर आपके पास माइनस के टी है इन प्लस सी है। c की वैल्यू है log ऑफ 600। रिपीट बता रहे हैं, आपको पता है यहाँ माइनस क्यों डाला गया है? माइनस डाला है बिकॉज रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन है ना। माइनस इंडिकेट दैट सब्सटेंस डिकेज, रिमेंबर दिस थिंग। नहीं तो बोलोगे माइनस कैसे आया? रिपीट एक बार, वही माइनस यहाँ तक चल रहा है। हाँ, आपके सी की वैल्यू आई log ऑफ 600, log जाएगा log की तरफ, तो हमारी नई स्टेप जो बनेगी log x, ये 600 log वाला इधर आया, माइनस log 600 इज इक्वल टू माइनस के टी, तो हमें मिलेगा बेटा log a माइनस log b, इट बिकम्स log ऑफ a बाय b, तो log ऑफ x बाय 600 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी। दैट इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, जहां हमने c का वैल्यू ढूंढ लिया है और c का वैल्यू डाल दिया है, तो ये कहलाती है आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला इक्वेशन होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन फर्स्ट पहले लाइन में डिक्लेयर करके रखी थी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड 6 दिन का है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड है ना। तो अभी हम बढ़ते हैं ये वाले कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन वाले सेकेंड कंडीशन है ना। और जो सेकेंड कंडीशन है ना, ये हाफ लाइफ वाली है। आपको याद रह करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये हाफ लाइफ कंडीशन है, अच्छा कंडीशन है। और आपको बताया था कि हाफ लाइफ में होता क्या है। हाफ लाइफ में ये होता है, जितना सब्सटेंस स्टार्टिंग में रखा है उसकी वैल्यू हो जाती है आधी। इनिशियल में कितना रखा था? 600 मिलीग्राम का, 600 mg का, ग्राम में नहीं मिलीग्राम में, जो भी हो। ठीक है, ग्राम हो या mg हो, तो mg में सब्सटेंस था। चलो यहाँ पर भी mg कर लेते हैं, जिसमें भी होगा मिलीग्राम में, ग्राम में, वॉट एवर इट में भी। 600 मिलीग्राम का सब्सटेंस आपने रखा था। ठीक है, तो इनिशियल का 600 मिलीग्राम, अब हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? आधा होगा, मतलब अब यहाँ बनेगा 300 mg, करेक्ट। और ये 300 mg कब हो रहा है? इनिशियल में आपने रखा था, इनिशियल मतलब 0 डेज में 600 रखा था, अब वो बन रहा है 300, आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ है ना, आधा हो जाएगा। कितने दिनों में बोला है? टाइम दिया गया है 6 डेज का। चलिए ये वैल्यू ऊपर डाल देते हैं और कुछ नया सा जो भी मिले वो ढूंढ लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, log ऑफ x की जगह आएगा 300 डिवाइडेड बाय 600 माइनस के इंटू टाइम है बेटा 6 डेज का। ठीक है, टाइम इज 6 डेज। 300 1 टाइम्स, 300 2 टाइम्स, डिवीजन लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो और माइनस के का वैल्यू क्या आएगा? अपॉन में 6 आ जाएगा, तो माइनस के का वैल्यू मिलेगा, ये 6 अपॉन आया, 1/6 into log of 1/2. This will be the value of your k. ये आपको मिल चुका है k। इस k को हम लोग डाल देते हैं वापस हमारे इक्वेशन नंबर 2 में और ढूंढते हैं एक और नया इक्वेशन। पुट k
और के निगेटिव वाला पूरा माइनस के साथ ही माइनस की वैल्यू ढूंढ लिया, माइनस की वैल्यू, और ये log 1/6 log ऑफ 1/2 इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिए। माइनस के का डायरेक्ट वैल्यू अपन ये वैल्यू वहां डाल देना है, निगेटिव हट जाएगा क्योंकि माइनस के का वैल्यू निकाला है हम लोगों ने। log ऑफ x/600 माइनस के विल बी रिप्लेस एज 1/6 इंटू लॉग ऑफ 1/2 और बाजू में इंटू में बचा है t। तो ये मिल रहा है हमें एक नया इक्वेशन, जहां अभी हमें फाइनल सी और लास्ट कंडीशन डालनी है, जहां कुछ दिया होगा और कुछ निकालना होगा। क्या दिया गया है? फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस बचा होगा आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों के बाद, डायरेक्ट 24 दिन, करेक्ट, 24 दिनों के बाद, मतलब 0 से 6 दिन, 6 से 24 दिनों के बाद कितना बचा होगा। तो अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, एक्स फाइंड आउट करना है। जब टाइम कितना बन रहा है, टाइम बोला है 24 दिनों के बाद, 24 दिनों के बाद वहां पर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। तो अभी इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और इसका करते हैं फाइनल कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी आर गोइंग टू गेट एक्स, तो बेटा निकालना है, एक्स इज नॉट गिवन, x/600 इधर में आ जाएगा, और ये 1/6 इंटू लॉग ऑफ 1/2 और टाइम आया 24। ये देखो डिवाइड हो जाएगा 6, जो यहाँ पर 1/6 है और इधर में 24 है, तो देखो 6 के टेबल में नंबर आता है 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 4। तो ये नेक्स्ट स्टेप यू विल गोइंग टू गेट log of x/600 will be is equal to 4 into log of 1/2। अगेन ये log पावर में चढ़ जाएगा, तो विल गोइंग टू गेट log of x/600 is equal to log 1/2 to the power मिलेगा बेटा 4। आजू बाजू में सेम log कैंसिल होगा, और log कैंसिल करने की गरज भी है क्योंकि हमें x निकालना है। x तब तक नहीं दिखेगा जब log हटेगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू log में फंसी हुई है। log हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास x/600 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 4। 1 का पावर कुछ भी करो सेम आएगा, 2 का पावर 4 करोगे तो मिलेगा 16, एंड फाइनल वैल्यू इज, ये क्रॉस करके इधर जाएगा 600 वाली वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16। यहाँ पर अभी आपको 16 का टेबल बोलना पड़ेगा, तो चलो 16 का टेबल लगाते हैं। हमें यहाँ पर 600 को डिवाइड करना है 16 से, ठीक है, तो 16 3 जा हो जाएगा बेटा 48, 60 में से 48 चला गया बेटा 12, सामने आ जाएगा 0, इट इज 120 आपके पास बचा है, करेक्ट। उसके बाद आगे लगाते हैं 16 का टेबल, बोले 16 5 जा 80, करेक्ट, 16 6 जा 96 एंड 16 7 जा, ठीक है, वो हो जाएगा 112, ठीक है, क्लियर। तो 112 माइनस कर लेते, बचेगा 8, सामने कुछ भी नहीं, मतलब अनगिनत 0 0 है, डेसिमल लग जाएगा, इधर में भी 80 हो जाएगा, और 16 5 जा 80। तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो बचा रहेगा वो रहेगा 37.5 mg का सब्सटेंस बचा रहेगा डिसइंटीग्रेट होते होते आफ्टर दैट मच डेज। 24 दिनों के बाद में ये वैल्यू जो इनिशियल फर्स्ट डे में 600 मिलीग्राम थी, 600 की वैल्यू 4 दिनों में हाफ लाइफ खत्म हो गई थी, 6 दिनों में हाफ लाइफ कम हो गई थी, सीधा आधा बन गया था 300 ग्राम। वो 24 दिनों के बाद सब्सटेंस आपको मिलेगा 37.5 mg, इतना हमें मिल जाएगा। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है कि आपको पूरा व्यू क्लियर हो जाए सॉल्विंग का। सॉल्विंग का तरीका बेटा वही है, तरीका नहीं बदलेगा, सॉल्विंग की मेथड्स भी वही है जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। 2 लेक्चर से हम यही चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में भी वही देखा आपने, 7 में वही चालू है, मेथोडोलॉजी पूरी सेम है, जितनी स्टेप्स आपको दी है वही लगनी है। जस्ट इक्वेशन को सही तरह से यूज करना, और इक्वेशन को सही तरह के यूज करने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू डाल के प्रॉपर पावर कैलकुलेट करना, मैनिपुलेट करना, लॉग प्रॉपर्टी लगाना, ये यहाँ पर सबसे अच्छा आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा
तो ही आपके आंसर गलत हो सकते हैं, अदरवाइज टाइप और टाइप के क्वेश्चंस दोनों काफी सिंपल और इजी है। ठीक है, बढ़ते हैं अभी लास्ट टॉपिक के तरफ। देखो क्या लिखा गया है, अ स्फेरिकल मेटल बॉल एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपका स्फेरिकल मेटल बॉल सबसे पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है और वो कूल हो रहा है 5 मिनट में। कहाँ आ रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस पे आया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बॉल पहले 80 पे है, 5 मिनट में 60 डिग्री पे आ रहा है, बोल रहे हैं ठंडा हो जा रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग की बात चालू है। और देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बोला है फाइन टेम्परेचर करिए बॉल का आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद, है ना, क्योंकि 5 मिनट में बॉल आपका 80 डिग्री से 60 डिग्री पे आ गया, तो 15 मिनट के बाद उस बॉल का टेम्परेचर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बेस है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। तो एक काम करिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के डिक्लेरेशन करना शुरू करते हैं। याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या लेते हैं, लेट द टेम्परेचर ऑफ बॉल, जो भी सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को हम लोग लेते हैं थीटा, टेम्परेचर ऑफ बॉल भी थीटा। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी यहाँ इंपॉर्टेंस होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी थीटा 0। और याद रखिए पूरे क्वेश्चन में थीटा 0 बदलता नहीं है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो रहता है वो परमानेंट होता है। तो यही पे पहले उसकी वैल्यू ही बता देता हूं कि थीटा 0 की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज रिमेन सेम, जो सराउंडिंग है। एंड क्योंकि आपने बॉल के टेम्परेचर को थीटा बोला है, और देयरफॉर द रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग बी डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि अभी आपको वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, अभी हमें गिवन कंडीशन से इक्वेशन बनाना है, और वो कंडीशन जो दिख रही है वो दिख रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मतलब ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन, directly proportional difference between temperature of the body and the temperature of the surrounding, that is theta minus theta 0। तो ये प्रॉपर तरीके से लगाना है। और d theta by dt is equal to, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल टू और k डाला जाएगा, तो भूलना नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या डालना है, माइनस। और माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो बॉडी है वो कूल्स डाउन हो रही है, टेम्परेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो वेयर निगेटिव साइन, वेयर निगेटिव साइन indicates टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंडिकेट्स टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, इसलिए निगेटिव साइन लगा हुआ है। चलो फिर अभी लगाते हैं कंडीशंस के अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, थीटा 0 की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहने वाली, बदलने वाली नहीं है। ऑलवेज सभी कंडीशन में थीटा 0 वही रहेगा। आप चाहते तो थीटा 0 यहीं पे स्टूडेंट डाल सकते थे, क्योंकि थीटा 0 फिक्स है। आप मतलब ये निगेटिव साइन का स्टेटमेंट लिखने के पहले ही आप उसको दैट इज मॉडिफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ये जो है ना डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा 0, जो है ना ये परमानेंट है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट वो वहीं पे डाल सकते, इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी करके रखा है ना। चलो एक बात बताते पहले, अगेन वही, वेयर यहाँ जो निगेटिव साइन था जिसे मैंने लिखा था, निगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना होता है। भूलना नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखो थीटा के पास थीटा वाली टर्म और रिमेनिंग वाली उधर चले जाएंगी, और फिर इसके बाद में हम इसे करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
सो इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस की तो निकलेगा बेटा बाहर और इधर में बचेगा इंटीग्रेशन फॉर 1 dt। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब 1/थीटा का आंसर आता है log थीटा, 1/x का log x, 1/थीटा का log थीटा, थीटा माइनस 20 है तो कॉन्जुगेट डेरिवेटिव 1 ही बनता है, तो आंसर उतना ही आएगा। log ऑफ थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी और प्लस बनेगा c। तो इस तरह से ये अभी आपकी बनी इक्वेशन पहली वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब बढ़ते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। पर्टिकुलर के लिए सी, तो देखो यहां पर कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दी है, हम वहीं पे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं अभी सामने लिख रहा हूँ, उसी पे डिक्लेयर में बोला है कि स्फेरिकल मेटल बॉल कहाँ पर था, 80 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 5 मिनट 60 में आया। मतलब हमारा थीटा जो था ना फर्स्ट कंडीशन में, वो था 80 डिग्री सेल्सियस पे, जब टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0। 0 का है टाइम जो चल रहा है यहाँ पे मिनट पे चल रहा है, तो टाइम जो है ना वो है 0 मिनट। वहीं पे लिख दिया ऊपर में ही कंडीशन के सामने फर्स्ट कंडीशन क्या है करके। अब ये वैल्यू हम डाल देते हैं अपने इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन में डाल देते हैं और वहां से हम c ढूंढ लेते हैं कि c कितना बनेगा। देखो बेटा थीटा की जगह जाएगा 80, 80 में से 20 चला गया तो बचेगा log 60। टाइम की वैल्यू 0, 0 into something 0, तो देखो क्या मिल रहा है, log of 60, टाइम की वैल्यू 0 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपकी आ चुकी है log of 60। ठीक है, c becomes log of 60। तो अभी आपको आप सब चीजों को शॉर्ट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हर चीजों को 1 लाइन में ही लिखना। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे मतलब देखो आपको तरीके सिखाते हैं, कभी कभी जगह नहीं है, शॉर्ट में करना है, कुछ चीजों को समझना है, ये जल्दी जल्दी करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये इंप्लाइज का सिंबल भी आप डाल सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इंप्लाइज लिखा, थीटा इतना है इंप्लाइज टाइम 0, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालो तो क्या होगा, सिंपल चीज है, थीटा की वैल्यू 80, 80 माइनस 20, 60 बच जाएगा, टाइम 0। सीधा आप सामने इंप्लाइज लिख सकते हो कि सी की वैल्यू क्या आ रही है, log ऑफ 60। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं, तरीके समझा रहे हैं कि कैसे से लिख सकते हो। ये सी की वैल्यू आ चुकी है, वी विल गोइंग टू पुट दैट वैल्यू, पुट कर लेते हैं। c becomes is equal to log 60 इन इक्वेशन नंबर 1 में, और यहां से हम और एक नई इक्वेशन बना लेते हैं, माइनस के टी। c की वैल्यू बन चुकी है log ऑफ 60, ये log इधर का इधर आएगा, log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b मतलब log थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बनेगा 60 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो इस तरह से हम लोगों ने c को वैल्यू डाल के, c की वैल्यू पुटअप करके नया इक्वेशन हमने यहाँ बना लिया है, और इस इक्वेशन को बोला जाता है, पता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जो आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के बाद अभी हमने ये ढूंढ लिया इसका बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट अभी देखो दो चीजें सी गायब हो चुका है, अभी आपके पास थीटा की और टी है। क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। आपका बॉल पहले 80 डिग्री पे था, ये कूल हो रहा है अभी 5 मिनट में, 80 पे था तो टाइम 0 था, फिर 5 मिनट में कहां पर आ रहा है, 60 में आ रहा है। तो ये आ रही है अकॉर्डिंग टू आपकी सेकंड कंडीशन, जहां से आपको मिलने वाला है कि सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि ये थीटा है ना, वो थीटा पहुंच जा रहा है 60 डिग्री पे, जब टाइम कितना है बेटा, इंप्लाइज 5 मिनट। ठीक है, तो चलो पट से यहां डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा, हमें इंप्लाइज वैल्यू मिलेगी, ये देखो यहाँ थीटा की जगह डाल दिया 60,
60 माइनस 20 मतलब 40, log of 40 by 60 is equal to माइनस के इंटू टाइम जो है वो है आपका टाइम यहाँ पे 5 मिनट का, हमें माइनस के निकालना है, ठीक है। तो माइनस के निकालना है तो ये 5 इधर आ जाएगा, और देखो थोड़ा यहाँ पर डिवीजन लग जाता है। 40 by 60 20 के टेबल में आता है, 22 जा 23 जा, ये 5 इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से माइनस के की वैल्यू मिलेगी 1/5 into log of 2/3, it will be the value of k। अब इस k की वैल्यू को वापस डाल देते हैं हमारे इक्वेशन में, पुट k इक्वल टू 1/5, पुट k इज इक्वल टू 1/5 into log of 2/3 इन इक्वेशन नंबर 2। और वहां से हम लोग बना लेते हैं लास्ट एक नई इक्वेशन, log of थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस के, पुट माइनस के लिए वैल्यू डाला है, निगेटिव का वैल्यू निकाला था, 1/5 इंटू लॉग 2/3 आपकी वैल्यू आई, इंटू बचा है 80। तो ये बनी बेटा हमारी एक नई इक्वेशन, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 3। एंड फाइनल स्टेप डाल देते हैं। क्या पूछा है? अब पूछा है फाइंड करो टेम्परेचर, क्योंकि सराउंडिंग तो पहले लगा दिया। अब पूछा है टेम्परेचर कितने टाइम के बाद? 15 मिनट के बाद। तो बढ़ते हैं लास्ट कंडीशन के तरफ, जहां हमें टाइम देके रखा है t और थीटा पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट थर्ड मोस्ट एंड लास्ट कंडीशन में, ये हमारे थर्ड कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड कंडीशन में वही पे लिख रहा हूं मैं इम्प्लाइज। थर्ड कंडीशन में इम्प्लाइज क्या दिया है? थर्ड कंडीशन हमें क्या दिखा रही है? हमें थर्ड कंडीशन बता रही है कि टाइम 15 मिनट है तो थीटा निकालिए। थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। टाइम की वैल्यू जब कितनी है? 15 मिनट की। थीटा विल बी फाइंड आउट करना है जब आपका टाइम जो है t जो है वो है 15 मिनट का, t इज इक्वल टू 15 मिनट एंड थीटा विल बी फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। तो बढ़ते हैं, इस वैल्यू को लास्टली यहां डाल देते हैं एंड फाइनल आंसर निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहे हैं, थीटा तो निकालना है तो पड़ा रहेगा log ऑफ थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60, इट इज 1/5 into log of 2/3 और टाइम है 15। ये देखो 5 1 सा, क्योंकि ये 1/5 है बेटा हमारा यहाँ पे और बाजू में 15 है, ठीक है। तो देखो याद करो क्या होगा, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15 और इधर में 3 1 सा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा, log ऑफ थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ 2/3। अगेन मुझे थीटा निकालना है, थीटा मेरा लॉग में है, ये प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, ये पावर में चला जाएगा। सो इट विल बी log ऑफ थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू log ऑफ 2/3 द क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा और हमारा फिर log लेफ्ट एंड राइट में कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू जो नेक्स्ट मिलेगी वो मिलेगी थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60, 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा 8 और 3 का भी यहाँ पर क्यूब बनेगा, 2/3 था, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और ये करने के बाद वापस थोड़ा सा डिवीजन मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ 60 है, यहाँ 27 है, 3 के टेबल में दोनों टर्म आती है डिनोमिनेटर की, 3 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ बचेगा 9, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बच जाएगा 20, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 20। तो जस्ट लास्ट इन केस फाइनल आंसर का कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है, कितना मिलेगा हमें फाइनल आंसर? यहाँ बचा है थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, तो ये काम कर इज इक्वल टू 8/9 बचा है, ये क्रॉस जाएगा इधर में, सिंपल थीटा माइनस 20, 28 जा 116 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9,
20 इंटू 8 कर लिया हमने। अब 160 को बेटा हमें 9 से डिवाइड करना है। विल परफॉर्म डिवाइड इन दिस प्लेस। 160 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, वैसे करना है। 9 टू साइड ना था, 1 टाइम भाग लगा, 9 1 सा 9, 16 में से 9 चला गया 7, 70 मिल जाएगा 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 का टेबल बोल रहे हैं हम लोग, 9 8 सा 72 होता है, तो 9 7 सा ही लगाना पड़ेगा। 9 7 सा 63 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 7, करेक्ट। सामने अभी कुछ भी नहीं बचा, मतलब डेसिमल के बजाय डेसिमल लग जाएगा। वापस 70 क्या बनने वाला है 70। अगेन वही हो जाएगा बेटा, 9 7 सा 63, अगेन वही 7 बचेगा, अगेन मतलब 17.77 रिपीटेशन आ रहा है। तो थीटा -20 इज इक्वल टू 17.77। माइनस वाला थीटा उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 17.77 में, 17.77 में थीटा ऐड होगा। तो ये देखो माइनस 20 उधर जाएगा, प्लस 20 और 17 37, तो 37.77 डिग्री सेल्सियस ये आपका फाइनल आंसर यहाँ बनने वाला है। क्योंकि माइनस वाला थीटा जो -20 है ये उधर चला जाएगा, ऐड होने के बाद फाइनल आंसर आएगा 37.77 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल चुका है। फाइनल आंसर जो हमारा आया कि आफ्टर 15 मिनट्स उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से करते डिग्री डाउन होते 37.77 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो देखो बेटा अभी टाइम दिया था, थीटा निकालना था, हो सकता है उल्टा क्वेश्चन भी आए, थीटा दे दे और टाइम निकालने को बोले, बट फ्लो मेथड वही रहेगा सॉल्विंग का तरीका बदलने नहीं वाला। जो मेथोडोलॉजी आपको दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमने दी है आपको वर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो स्टेप जैसे कि वैसे रहेगी। सिर्फ लॉस को सही लगाना है, कैलकुलेशन सही करना है, कंडीशन सही डालना है और आपका आंसर बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आपके सामने रेडी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अगर बने रहना है तो चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को नंबर ऑफ लोगों के साथ शेयर करिए, अपना कमेंट जरूर इस वीडियो पे डालिए, करेक्ट। अपने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को ये वीडियो क्या और इस चैनल का लिंक भेजिए, करेक्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का लेसन हो चुका है कंप्लीट। 6 के 6 टॉपिक हमने कवर किए और जस्ट ओनली 7 लेक्चर्स के अंदर हमने लेसन कंप्लीट किया है। तो इस तरह से ही हम आगे नए लेसन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों।